ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन जो NPCL स्किल टेस्ट का जो बैच चल रहा है उसमें वायरिंग से संबंधित जो प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं उसकी आपको जानकारी देंगे। पहले तो आपको वायरिंग से संबंधित जो रूल्स रेगुलेशन है उनके बारे में बताएंगे। उसके बाद में आपके वायरिंग के 10 से 15 प्रैक्टिकल है। वायरिंग के अंदर आपकी जैसे साधारण बोर्ड की वायरिंग से, अब ये वायरिंग बोर्ड है, इसका कनेक्शन करते हैं अपन, इसका कनेक्शन भी सिखाएंगे। साथ में जीना वायरिंग, गोदाम वायरिंग, टनल वायरिंग, हॉस्टल वायरिंग, हॉस्पिटल वायरिंग, कॉरिडोर वायरिंग, आपके सीलिंग फैन का कनेक्शन, कूलर का कनेक्शन, हीटर का कनेक्शन, प्रेस का कनेक्शन, गीजर का कनेक्शन, ऐसे वायरिंग से संबंधित 10 से 15 ये वायरिंग है, कनेक्शन है। और आपके वैद्युतिक उपकरण का भी क्या है, वायरिंग से संबंधित प्रैक्टिकल आते हैं। तो पहले आपके वायरिंग से संबंधित प्रैक्टिकल से पहले आपको ये जो वायरिंग सहायक सामग्री है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो वायरिंग सहायक सामग्री है, जैसे ये है स्विच, स्विच है, क्या रेंज का है, कौन सा स्विच है, ये आपको देखकर बताना। वहां स्विच मिलेंगे आपको, जैसे ये स्विच रख दिया, ये क्या है, स्विच है। ये कौन सा स्विच है, टू वे स्विच है। टू वे स्विच की क्या पहचान है कि इसके अंदर 3 कनेक्ट पिन है, 3 पॉइंट है। अगर इस स्विच की बात करो तो ये कौन सा है, वन वे स्विच। इसमें देखो ये वन वे, आगे वाले टू वे। वन वे स्विच के अंदर 2 पॉइंट ही होते हैं। 3 अगर पॉइंट मिल जाए वो, 4 मिल जाए वो इंटरमीडिएट, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्विच। 4 वाला इंटरमीडिएट, 3 वाला टू वे, 2 वाला सिंगल वे। सिंगल वे के अंदर भी आपका जैसे कई प्रकार हो जाते हैं, जैसे पुश बटन है उसमें भी 2 ही आते हैं, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि उसको ऑन करेंगे, दबाएंगे, दब जाएगा, छोड़ते ही वो वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा, वो हो जाएगा पुश बटन। और आ जाते हैं टोंगिल स्विच, उसमें भी 2 आते हैं। टोंगिल से आगे पीछे करने वाले, हाँ वो टोंगिल स्विच है। तो ये स्विचों की पहचान करनी है आपको। अब इसकी करंट रेटिंग की बात करें, करंट वोल्टेज रेटिंग क्षमता क्या है इसकी, 6 एम्पियर। पहले 5 थी, उसको बढ़ाकर क्या कर दिया, अब 6 कर दी, ठीक है। ये है आपका सॉकेट, क्या है, सॉकेट है ना। कौन सा है, 5 पिन सॉकेट। एक 2 पिन सॉकेट भी आता है, देखो इसमें कोई बोर्ड में लगा होगा 2 पिन सॉकेट। इसमें नहीं है, वो वहां लगा हुआ है ना। एक 3 पिन का भी आता है, 5 पिन का भी आता है और 2 पिन का भी आता है। विशेषकर 2 पिन वाले बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि उसमें अर्थ पिन नहीं होती है ना, इसलिए उसका यूज नहीं करते। तो ये जो 5 पिन सॉकेट है, एक तो ये 5 पिन सॉकेट है और एक ये 5 पिन सॉकेट है। इसमें अंतर क्या है, ये तो पावर का 16 एम्पियर, ये पावर सॉकेट है। पावर सॉकेट की करंट रेटिंग की बात करें तो 16 एम्पियर 240 वोल्टेज, ठीक है। पहले 230 थी, उसको बढ़ाकर कितना किया, 240 हो गई अब रेटिंग, है ना। और पहले इसकी रेटिंग थी 15 एम्पियर पावर वाले की, और अब कितनी हो गई इसकी, 16 एम्पियर। ऐसे ही 230 की जगह वोल्टेज तो क्या कर दिया 240, और इसकी 5 एम्पियर थी, उसकी जगह क्या कर दिया 6 एम्पियर। तो ये 6 एम्पियर 240 वोल्ट लाइटिंग पावर सॉकेट, ठीक है। और ये है पावर सॉकेट, रेटिंग 16 एम्पियर। छोटा अगर स्विच मिले आपको, वो हमेशा 6 एम्पियर 240 वोल्टेज का रहेगा। बड़ा मिले तो ये स्विच बड़ा स्विच है, ये भी 16 एम्पियर और 240 वोल्ट का रहेगा, ठीक है। एक तो होता है लाइटिंग लोड और एक होता है पावर लोड। लाइटिंग लोड जिसके अंदर अब ट्यूबलाइट हो गई, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, ये आते हैं लाइटिंग लोड के अंदर। और एक होता है पावर लोड, पावर लोड के अंदर प्रेस हो गई, गीजर हो गया, हीटर हो गया, तो ये होते हैं पावर लोड के अंदर। अब जैसे कोई भी वैद्युतिक परिपथ होता है उसके अंदर लाइटिंग परिपथ अलग होता है और पावर परिपथ अलग होता है। तो लाइटिंग परिपथ का लोड कितना होना चाहिए अधिकतम, 800 वाट। वाटेज क्षमता की बात करें तो 800 वाट। और उपभोग बिंदु जैसे 10 उपभोग बिंदु के कितने उपकरण अपन लगा सकते हैं अधिकतम, तो कितने लगा सकते हो, एक वैद्युतिक परिपथ में जैसे एक रूम हो गया, उस रूम के अंदर आप 10 पॉइंट लगा सकते हो। 10 पॉइंट का मतलब 10 से आप जैसे कोई कूलर लगा दिया, पंखा लगा दिया, ट्यूबलाइट लगा दी,
तो इतने आप कितने लगा सकते हैं, अधिकतम 10 पॉइंट होने चाहिए और उनका लोड कितना होना चाहिए, 800 वाट। जबकि पावर की बात करें, पावर सर्किट की, उसके अंदर अधिकतम लोड 3000 वाट और लोड बिंदु की बात करें तो 2 होना चाहिए। ये नॉलेज है, ठीक। अब देखो पावर सॉकेट है, इसके अंदर ऊपर वाली पिन है, ये तो मोटी है, ये होती है अर्थ पिन। मोटी भी है, इनकी तुलना में ये बड़ी भी आती है। जैसे प्लग टॉप आता है ना, प्लग टॉप जानते हो कि ये प्लग टॉप है, ये है प्लग टॉप। अब इसको अपन लगाते हैं, मान लो कि ये आपका लाइटिंग सॉकेट है, तो ये 2 पिन की तुलना में ये मोटा भी है और बड़ा भी है। तो इसको मोटा क्यों रखा गया है और बड़ा क्यों रखा गया है? भाई ये तो दोनों सेम हो गए, ये तो फेज का है, एक न्यूट्रल का है, लेकिन इसकी साइज चेंज कर दी, इसकी भी इसकी बराबरी कर सकते थे ताकि ये लगाते समय मतलब प्रतिरोध कम हो जाए, सबसे पहले कनेक्ट हो जाए। पहला, हाँ, पहले मोटा होने का कारण ये है कि कोई भी चालक की अपनी मोटाई बढ़ा देंगे, मोटाई बढ़ा देंगे, उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। तो प्रतिरोध कम रहेगा, उस चालक में आपका करंट ज्यादा गुजरेगा। तो अर्थ से ये कनेक्ट होता है, अर्थ का रेजिस्टेंस बिल्कुल अपन कम रखते हैं, तो जो भी लीकेज करंट होता है वो आसानी से अर्थ में चला जाए। अगर इसका ही प्रतिरोध ज्यादा होगा तो अर्थ में करंट नहीं जाएगा। सही बात है ना। मोटा होने का कारण समझ में आ गया। बड़ा होने का कारण क्या है कि कोई भी वैद्युतिक सप्लाई से अपन कोई उपकरण कनेक्ट करते हैं, उससे पहले ही वो अर्थ हो जाए। भाई कनेक्ट होने से पहले बड़ा है तो पहले अर्थ पिन से टच होगा, तो पहले वो अर्थ हो जाएगा। अगर कोई भी वायर कट के उसको टच कर रहा है तो लीकेज करंट अपने को ना लगे, पहले ही अर्थ हो गया वो, उसके बाद में सप्लाई से कनेक्ट हो रहा है। आगे बड़े और मोटे की वायु बंद पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें भी ये जो आपका प्लग है, इसमें इस साइड में पिन है, इस साइड में पिन है, इसमें एक फेज की है और एक न्यूट्रल की। ऊपर वाला तो समझ में आ गया ना, तो मोटाई का अर्थ है। तो इसमें राइट साइड में क्या जुड़ेगा, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल। राइट में फेज और लेफ्ट में न्यूट्रल हमेशा ये लगाना है। ये भी चेक कर लेते हैं कई बार कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये कनेक्शन किया है या नहीं किया। आप ऐसे लगा देते हैं, इस साइड में आप फेज लगा दोगे, लेफ्ट साइड में तो चलेगा, वो तो ऊपर तो चलेगा, लेकिन वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको राइट साइड में लगाना होता है। ठीक है। इसके प्रैक्टिकल है 2-3 कि आपको ऐसा सॉकेट दे देते हैं कई बार और आपको फेज टेस्टर नहीं देते हैं। एक केवल बल्ब दे दिया और बल्ब आप लगाओगे कि इसमें फेज कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, वो भी आपको पहचान करनी। टेस्टर से तो आपने लगाया और जिसमें जल गया वो फेज हो गया, नहीं जला वो न्यूट्रल हो गया। जबकि बल्ब से देखना है, बल्ब का भी प्रैक्टिकल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सॉकेट और स्विच की। एक होता है लैंप होल्डर, वो लैंप होल्डर निकालना। ये होता है लैंप होल्डर, लैंप ये तो आ जाते हैं उपकरणों के अंदर। ठीक है। एक होता है सीलिंग रोज। सीलिंग रोज जानते हो कि क्या होता है, जिससे अपन कोई फैन या ट्यूबलाइट के लिए परिपथ निकालते हैं। जैसे ये लगा हुआ है यहाँ, वो लगा हुआ, देखो वो लगा हुआ सामने, सीलिंग रोड से सप्लाई ले रहे हैं ना अपने, वो पॉइंट निकला हुआ है ना, वो सीलिंग रोड बोलते हैं उसको। तो जिसको ट्यूबलाइट या कोई फैन के लिए अपने सप्लाई प्राप्त कर सके। ठीक है। ये लैंप होल्डर लगे हुए हैं सारे। ये क्या है, इंडक्टर चौक, ट्यूबलाइट चौक। ये ट्यूबलाइट रखी हुई है, इसमें लगता है स्टार्टर। ये देखो स्टार्टर लगा हुआ है। साधारण ट्यूबलाइट के अंदर चौक और स्टार्टर दोनों लगते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट होती है उसमें स्टार्टर और वो सारा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बना देते हैं, उसमें अलग से स्टार्टर लगाने की जरूरत नहीं है, वो चौक के अंदर ही फिट कर देते हैं। ठीक है। ये होता है फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर इसका क्या काम है, पंखे की गति, पंखे की स्पीड को नियंत्रित करना। ठीक है। इससे बढ़ती नहीं है, कमी होती है। कई बार कहते हैं पंखे की स्पीड को बढ़ाने के लिए, तो बढ़ेगी कहां से, पंखे की स्पीड है मान लो कि 400 आरपीएम है, तो वो आरपीएम तो है, उससे अपन कम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं 200 पे, 250 पे, 300, 400 से ऊपर नहीं बढ़ेगी वो। बढ़ने का मतलब कि अपना 1000 आरपीएम पर भी कर दें, बढ़ती नहीं, वो उसकी रेटिंग है, उससे अपन कम कर सकते हैं। आपको जहां आवश्यकता हो, जितनी आवश्यकता हो वहां पर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमेशा सीरीज में जुड़ता है, इसमें रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है। तो रेजिस्टेंस में जैसे अपन रेजिस्टेंस का मान बढ़ा देंगे तो करंट का मान कम हो जाएगा, स्पीड भी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है। इसका भी कनेक्शन पंखे का जब प्रैक्टिकल आएगा तब मैं बताऊंगा। अब इसमें बेसिक जानकारी ये है कि आपका जैसे मान लो कि अर्थिंग से संबंधित है तो अर्थिंग वाले प्रैक्टिकल में मैं बता दूंगा। जैसे ये आपका पंखा लगा हुआ ऊपर,
तो इसकी ऊंचाई फर्श से कितनी होनी चाहिए? 2.4 के लगभग 2.4 मीटर से 3 मीटर के बीच में होनी चाहिए। कम से कम 2.4, कहने का मतलब 2.5 मीटर से 3 मीटर के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। अगर अपन बात करें इसके स्विच बोर्ड की, स्विच बोर्ड होता है ना, ये जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है, इसकी ऊंचाई फर्श से कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर। वैसे अपने बुक की बात करें तो 1.25 मीटर, मतलब 1.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ऊपर तो अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब वो बोलते कि आप नीचे क्यों नहीं करते हो? कोई भी सर मान लो बच्चे के, हाँ, जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो वहां तक नहीं पहुंच सके उस तक। ठीक है। अपन लाइट की बात करें कि आपकी ये जो बल्ब है ये कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाना चाहिए? लगभग 2.25 के लगभग। ये आ गया आपके 1.5 मीटर के लगभग आ गया आपके बोर्ड की, तो ना बोर्ड 1.5 मीटर, सीलिंग फैन 2.5 से 3 मीटर, और ये कितने आ गया? 2.25 मीटर के लगभग, है ना। आगे ना समझ में, ये ऊंचाई का ये ध्यान रखना। अब देखो आपका जो मकान है या घर है कोई भी, उसके अंदर आप ये स्विच बोर्ड लगाते हो, ये प्रवेश द्वार के किस साइड में होना चाहिए? बाईं तरफ होना चाहिए। प्रवेश द्वार के बाईं तरफ होना चाहिए। कुछ प्रैक्टिकली संबंधित सारी बातें हैं ये जैसे प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपको पूछ रहे हैं वो कि ये किस साइड में लगाना होना चाहिए, इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो बोर्ड की ऊंचाई की कितनी बात करें? 1.4 मीटर से ऊपर, कम नहीं होना चाहिए। ये 2.25 मीटर लाइट, पंखा 2.5 से 3 मीटर। ये बाईं तरफ, इसमें राइट साइड में फेज, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल, ऊपर अर्थ होनी चाहिए। तो ये बेसिक बातें है ना, वायरिंग से संबंधित है। अब आपको ये तो पता लग गया कि ये 16 एम्पियर का है, ये 6 एम्पियर का है। अब इसका कनेक्शन करके देखना है आपको। पहला आपका वायरिंग से संबंधित होगा, जैसे ये स्विच बोर्ड दे दिया मैं आपको, इसमें ये एक सॉकेट है, बाकी ये स्विच है। अब इसमें आप बल्ब लगाओ या पंखा लगाओ, चाहे ट्यूबलाइट लगाओ, एक स्विच से, तो ये हो गया सॉकेट कंट्रोल। बाकी आपके 5 स्विच एक्स्ट्रा बचे हैं, तो 5 वैद्युतिक कोई भी उपकरण जोड़ के उसको ऑन ऑफ आना चाहिए। दूसरा है आपका कि वायरिंग परिपथ के अंदर इंडिकेटर भी होना चाहिए, आपका रेगुलेटर भी होना चाहिए। भाई इससे ज्यादा थोड़ी लगता है, इससे ज्यादा तो कोई कुछ नहीं लगेगा ना। एक लगता है आपका वो फ्यूज, इंडिकेटर और रेगुलेटर, ये लगाना है। ठीक है। रेगुलेटर के साथ पंखा कंट्रोल करना है, उसकी स्पीड को कैसे कम ज्यादा करते हैं वो कनेक्शन आना चाहिए। उसके बाद में अपन जो एडिशनल वायरिंग होते हैं, एक्स्ट्रा वायरिंग, जैसे जीना वायरिंग, गोदाम वायरिंग, टनल वायरिंग, हॉस्टल वायरिंग, हॉस्पिटल वायरिंग, वो क्रम वाइज अपन आगे करते रहेंगे। तो वायरिंग से संबंधित बात समझ में आ गई। बोर्ड की, ये बोर्ड है, ये कितने आकार का है, किस साइज का है? ये 4-7 का है। एक छोटा बोर्ड होता है, ये 4-6 का आ गया, है ना। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई, जैसे मान लो कि चौड़ाई आ गई इसकी 4, लंबाई कितनी आ गई? 7। कोई 8 का भी आता है, कोई 10 का भी आता है। एक छोटा होता है 4x4 का, जो लगा हुआ है ना सामने, वो 4x4 का है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई वो आ जाती है इसमें। ये बता दोगे? अब आपको वायरिंग सीखनी है। वायरिंग के 15 प्रैक्टिकल, सारे 2 प्रैक्टिकल तो ये हो गए सामान्य साधारण बोर्ड तैयार करना वायरिंग की। उसके बाद में अपना वो एडिशनल जो वायरिंग है वो अपन चालू करें। ठीक है। तो अब क्रम वाइज 1 नंबर से अपना वायरिंग बोर्ड तैयार करें। थैंक यू।